नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमने अपने पिछले लेक्चर में ऋग्वेद के बारे में देखा था कि ऋग्वैदिक स्थितियां क्या हैं, उनके सामाजिक स्थितियां क्या हैं, राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उनका भौगोलिक विस्तार, इन सबको हमने देखा था। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हमने वैदिक काल जब शुरू किया था, वैदिक संस्कृति का हमारा जो पहला लेक्चर हुआ था, उसमें एक चीज मिस हो गई थी। मतलब एक पॉइंट जो था, वहां पे ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या थी वो मैंने गलती से जो है वो 1080 बता दिया था, ये गलत है। ठीक है, उसमें है 1028। आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया गया है उसमें करेक्ट है, लेकिन वहां पे वो चीज मिस हो गई थी। क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं तो आप इस चार्ज को ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो ये नहीं है बल्कि 1028 है। तो इस चीज को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है उत्तर वैदिक है। और जैसा कि थोड़ा सा पीछे की चीजों को भी एक बार देख लिया जाए कि हमने उसमें क्या देखा है। ऋग्वैदिक में जैसे कि हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो हमने देखा था कि उत्तर में हिमालय, और ये पूर्व में आपका गंगा का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी भाग जो है, और इधर जो है राजस्थान का ऊपरी हिस्सा, और इधर अफगानिस्तान। तो ये हमारा जो भौगोलिक विस्तार था ऋग्वैदिक काल में, इसको इन्होंने जो नाम दिया था वो नाम दिया था कि ब्रह्मवर्त। इस पूरे क्षेत्र को ये ब्रह्मवर्त कहा करते थे ऋग्वैदिक काल में, जो इनका भौगोलिक विस्तार था। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की स्थिति में आकर के इसमें क्या परिवर्तन होता है, जो आज का हमारा टॉपिक है। कि उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल में हमारा जो भौगोलिक विस्तार है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? उसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो है कि यहाँ पे जो सबसे प्रमुख घटना होती है वो है लोहे का आविष्कार होना, लोहे की जानकारी होना। लोहे की जानकारी ने हर एक चीज को प्रभावित किया, इसलिए इसको लौह क्रांति भी कहा जाता है। देखिए, क्रांति क्या मतलब होता है। क्रांति आपको पता होना चाहिए कि क्रांति और विद्रोह दो शब्द होते हैं, ये अक्सर आपके सामने आते हैं। तो एक छोटी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि विद्रोह में भी परिवर्तन होता है और क्रांति में भी परिवर्तन होता है, लेकिन जो क्रांति में परिवर्तन होते हैं वो आमूल चूल होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। तो लोहे का आविष्कार होने की वजह से हर चीज में हम देखेंगे उसका प्रभाव आपको दिखेगा। वो चैप्टर के साथ में हम उन चीजों को देखते जाएंगे। अब उत्तर वैदिक काल में जब ये लौह क्रांति हो रही है, इस लौह क्रांति की वजह से अब क्या है कि जंगलों की सफाई करना आसान हो गया। अब जंगलों को आसानी से काट करके उन भूमियों को कृषि के कार्यों में हम लोगों ने उनका उपयोग करना आरंभ कर दिया। मतलब कृषि क्षेत्र का विस्तार होने लगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि इस समय तक आते आते ये मान लीजिए हिमालय है, और ये आपका हो गया गंगा, ये आपका राजस्थान का ऊपरी हिस्सा, और ये अफगानिस्तान है। ठीक है, मतलब ये जो पोर्शन है जिसको कि ब्रह्मवर्त बोला जा रहा था पहले, अब जब हम पूरब की तरफ चलते हैं तो अब विस्तार जो है ये गंडक नदी तक हो जाता है। मतलब ये बिहार की सीमा को छू रहा है। ये पूरब में विस्तार जो है, अब ये गंगा का दोआब से निकल करके नीचे के साइड में यहां तक आ गया। हिमालय में मुजवन पर्वत और कश्मीर की ऋग्वैदिक काल में चर्चा होती है, लेकिन यहां आते आते हम देखते हैं कि हिमालय जो है, हिमालय के संपूर्ण जो पर्वतमाला है पश्चिम से लेकर के पूरब तक, इसका ज्ञान इनको हो जा रहा है। अब ये जो विस्तार इन्होंने करके, पहले जो इनकी स्थिति गंगा तक थी, अब वो
नया क्षेत्र जो है उनका वो आता है गंडक नदी तक। इस क्षेत्र को ये कहते हैं ब्रह्मर्षि देश, इसको कहते हैं ब्रह्मर्षि देश, क्योंकि इसका इन्होंने बाद में विस्तार किया है। राजस्थान की जो इनकी सीमा थी, सबसे दक्षिणी सीमा थी, अब इसका विस्तार करके ये इसको ले आते हैं नीचे बिंद क्षेत्र तक, बिंद के क्षेत्र तक इसका विस्तार करते हैं और इस क्षेत्र को नाम देते हैं मध्य देश। ठीक है, तो ये जो आपका ब्रह्मवर्त है, ब्रह्मवर्त के साथ इसका विस्तार हो रहा है और ये विस्तार जो है ब्रह्मवर्त के साथ ये जो विस्तार हो रहा है, अब ये जो है आपका विस्तार ये है और इन नए नए प्रदेशों को उन्होंने नए नए नाम दिए हैं और इस सारे के सारे प्रदेश को इन्होंने एक नाम दिया, जिसको बोलते हैं आर्यावर्त, मतलब आर्यों का निवास स्थान। ठीक है, तो इनका विस्तार देख रहे हैं आप किस तरीके से हो गया, इनका भौगोलिक विस्तार हो रहा है और उसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो लोहा है। इसीलिए इसको लौह क्रांति या लौह युगीन युग भी कहा जाता है कि लोहे ने समाज में हर एक चीज को प्रभावित किया है, न केवल भौगोलिक विस्तार को प्रभावित किया है बल्कि इनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे जीवनों को प्रभावित किया है। उसकी चर्चा हम अब करते हैं आगे के लेक्चर में। हमने भौगोलिक विस्तार देख लिया है, अब हम लोग बात करेंगे राजनीतिक जीवन की। अब हम लोग बात करेंगे राजनीतिक जीवन की। इसके समय में राजनीतिक जीवन या राजनीतिक स्थिति क्या बनती है उत्तर वैदिक काल में। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जन या कबीलों की स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। 5 प्रमुख जनों की बात यहां पे होती है ऋग्वैदिक काल में, जिनको कि पंचजन कहा जाता था, पंचजन कहा जाता था। ये 5 कबीले कौन कौन से थे? एक तो था पुरु था, यदु था, ठीक है, और तुर्वसु था, और इसके अलावा अनु था और द्रुहि। ये 5 कबीले थे पहले, ये 5 जन थे जिनको कि पंचजन भी बोला जाता था। अब ये जन जो है आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया है। ठीक है, लोहे के आविष्कार की वजह से क्या हो रहा है कि जो युद्ध के अस्त्र हैं, जो युद्ध के अस्त्र हैं, बड़े पैमाने पर युद्ध के अस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि विस्तार की नीतियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। अब जो जन है ये आपस में एक जन दूसरे जन के ऊपर अधिकार कर ले रहा है, तो एक बड़े क्षेत्रफल का निर्माण हो रहा है, जो हम देखते हैं मैप में। अब ये 2 जन मिल करके, 2 या 2 से ज्यादा जन मिल करके जनपद की स्थापना करते हैं। ये एक नई बात दिखती है यहाँ पे। उत्तर वैदिक काल में जनपद दिखाई पड़ता है और ये जनपद जो है, अब इस जनपद में हम अगर देखें तो यहाँ पे जो राजा की स्थिति है वो बदल रही है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है यहाँ पे आता है। राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत को यहाँ पे मान्यता दी जाती है। इसकी जो पहली बार चर्चा की गई है वो ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी चर्चा हमें मिलती है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति सिद्धांत यह है कि ऐसा माना गया है कि राजा जो है वो देवताओं के दूत है। मतलब अब राजा की तुलना देवताओं से की जा रही है, अर्थात इसका परिणाम यह होता है कि राजा की शक्ति में विस्तार हो रहा है, राजा की शक्ति जो है बढ़ रही है। और राजा की शक्ति बढ़ने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखते हैं। अब राजा की जो शक्ति है वो बढ़ रही है। राजा की शक्ति बढ़ने का जो पहला प्रमाण है वो ये है कि राजा जो है, जो 2 संस्थाएं थी जो मैंने बताया था आपको, एक सभा थी, सभा एक संस्था थी जो कि कुलीन लोगों की सभा थी, वृद्ध जनों की, और दूसरा समिति थी।
समिति जो आम जनों की सभा थी और राजा के निर्वाचन में, राजा की कार्यों में सलाह देने में इसका बहुत योगदान था। समिति नामक जो संस्था है इसका बहुत योगदान था। लेकिन हमें अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल में सूचना मिलती है, इसमें कहा गया है कि सभा और समिति ये प्रजापति जो है की पुत्रियां इनको बोला गया है। ठीक है, प्रजापति की पुत्रियां इनको बोला गया है। प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अर्थात राजा की समानता जो है, राजा जो है वो भी कहीं न कहीं देवताओं से समानता दिखता है, और सभा और समिति जो है वो राजा की पुत्रियां हैं। अर्थात यहाँ पे सभा समिति को कहीं न कहीं इनके जो प्रभाव थे उनको गिरा दिया गया है। अब ये प्रभावशाली नहीं रहते हैं। उत्तर वैदिक काल में ये प्रभावशाली नहीं है, यद्यपि ये हैं, लेकिन ये अपना प्रभाव जो है वो खो चुके हैं। अब ये राजा के निर्णयों में प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत से राजा की शक्ति जो बढ़ती है, इसका एक और प्रमाण हम देखते हैं कि राजा में जो है तमाम तरह के राजा जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर रहा है, और उस प्रदर्शन के लिए कुछ नई नई रीतियों की बात होती है। वो रीतियां हैं जैसे कि राज्याभिषेक की बात हो रही है। राज्याभिषेक की चर्चा यद्यपि ऋग्वेद में भी है, लेकिन यहाँ पे राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ जैसे कर्मकांडों की बात हो रही है। राजसूय यज्ञ क्या हुआ करता था? जो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ था। इसमें 17 प्रकार के जलों से राजा को स्नान कराया जाता था। ये कहीं न कहीं राजा के दैवत्व रूप का जो है द्योतक माना गया है। तो राजा जो है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने शुरू कर दिया है, और राजसूय यज्ञ के माध्यम से, जिसमें कि तमाम तरह के आडंबरों के माध्यम से राजा अपनी राज्याभिषेक को बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा हमें एक और चीज दिखाई पड़ती है, बाष्पेय यज्ञ दिखता है। ये क्या है? बाष्पेय यज्ञ की अगर बात करते हैं तो इसमें होता ये था कि इसमें राजा जो अपने परिवार के लोग हैं और अन्य लोग हैं जिनको कि एक बेहतर स्थिति प्राप्त है समाज में, उनको समझा जाता है कि वो राजा के प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं। उनके साथ एक घोड़े की दौड़ होती थी। उस दौड़ में राजा का रथ जो था वो जीतता था। तो राजा का रथ क्यों जीत रहा है? इससे ये मतलब एक तरह का दौड़ है ये, जिसमें कि राजा का रथ जीत रहा है। तो राजा ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जो उसके प्रतिद्वंदी हैं उन सब में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ पे राजा की विजय हो रही है। इसके माध्यम से राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है कि राजा सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा चीज जो है अश्वमेघ यज्ञ यज्ञ जैसे चीजों को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें राजा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो बताना ये चाहता है कि राजा अपने घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दे रहा है, और वो जिन सीमाओं तक जा रहा है, जिन सीमाओं को छू रहा है, अगर वहां पे उसका कोई विरोध करता है तो राजा उसको शक्तिपूर्वक दबा दे रहा है, और नहीं करता है तो वो कहीं न कहीं से उस राजा की अधीनता स्वीकार कर रहा है। तो इन सब के माध्यम से राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा हमें और भी चीजें दिखाई पड़ती है कि देखिए राजा की स्थिति कैसे बदल रही है। शक्ति के प्रदर्शन के साथ साथ हम एक देखते हैं कि उपाधियां धारण करने की परंपरा दिखाई पड़ती है। उत्तर वैदिक काल में जो तमाम राजा हुआ करते थे उनमें उपाधि ग्रहण करने की भी हमें प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो मध्य भाग का जो शासक होता था उसके लिए राजा शब्द की बात की गई है। ठीक है। इसके अलावा जो उत्तर के राजा थे, उत्तर के जो शासक थे, वो विराट नामक उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं। पूरब के जो राजा थे वो सम्राट नामक उपाधि ग्रहण कर रहे हैं।
दक्षिण का राजा जो है वो भोज के नाम से जाना जा रहा है, भोज की उपाधि ग्रहण कर रहा है, और पश्चिम का राजा जो है वह स्वराट की उपाधि को ग्रहण कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राजा उपाधियां ग्रहण कर रहा है। उत्तर में उसको विराट बोला जा रहा है, पूरब में सम्राट बोला जा रहा है, दक्षिण में भोज बोला जा रहा है, मध्य देश में राजा बोला जा रहा है, और पश्चिम में स्वराट बोल रहा है। मतलब ये उपाधियां लेने की परंपराओं के साथ साथ हमें जो एक अन्य चीज दिखाई पड़ती है कि जो ये संपूर्ण देश भाग को विजित कर ले, उसके लिए एक शब्द है एक राट। एक राट मतलब इसको आप कहते हैं, इसी के लिए पहले शब्द यूज होता था कि चक्रवर्ती सम्राट, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट मतलब यह है कि वो सारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे क्षेत्रों पर उसका आधिपत्य हो, ऐसे राजा को के लिए एक राट जैसे शब्दों की स्थिति दिखती है, जिसको आगे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे ने कितना प्रभावित किया है। लोहे की वजह से क्षेत्रफल कृषि का भी बढ़ रहा है। इसके अलावा लोहे की वजह से युद्ध के जो अस्त्र हैं वो बेहतर हो रहे हैं, इससे युद्ध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, साम्राज्य विस्तार को प्रोत्साहन मिल रहा है, और लोहे की वजह से ही कृषि में भी बेहतरी देखने को मिलती है। जिसका परिणाम क्या होता है, अब कृषि में बेहतरी देखने की वजह से इनका परिणाम यह होता है कि राजा जो है, जो कर लेने की प्रथा पहले स्वैच्छिक थी, अब उसको अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में वो क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जा रहा है। स्वैच्छिक कर समाप्त हो गया है, अनिवार्य कर की स्थिति आती है, जिसको भाग या शुल्क नाम दिया गया है। यद्यपि यहाँ पे बलि भी है, स्वैच्छिक कर की भी बात की गई है, लेकिन अनिवार्य करों की बात हो रही है। और ये अनिवार्य कर जो है वो उपज का 1/16 भाग हुआ करता था, ये राजा कर के रूप में स्वीकार कर रहा है। तो राजा की स्थितियां किस तरीके से बदल रही है। अब चूंकि राजा का विस्तार हो गया है, राजा की शक्तियों का विस्तार होता है, तो उसका प्रभाव हमें अन्य चीजों पर भी दिखाई पड़ता है कि जो राजा के सहयोगी हैं, सहयोगी जिनको कि रत्निन कहा जाता है, रत्निन कहा जाता है, उनकी संख्या उत्तर वैदिक काल में 7 है, और यहां बढ़ करके उनकी संख्या हो जाती है 12। तो राजा के जो सहयोगी हैं, जो पुरोहित हुआ करते थे, रथकार हुआ करते थे, अब उनकी संख्या बढ़ करके 12 हो जा रही है। क्यों? क्योंकि राजा की स्थिति अब मजबूत हो रही है, उसे कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। 2 अधिकारियों का हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है। एक है संग्रहिता और दूसरा है भागदूत। इन 2 नए अधिकारियों में से ये जो संग्रहिता है ये कोषाध्यक्ष है, कोष का ये अध्यक्ष माना गया है, ठीक है। और ये भागदूत का कार्य होता था कि ये कर को एकत्रित करने का काम कर रहा है, एकत्रित करने का कार्य कर रहा है। क्योंकि कृषि में भी बेहतरी दिखाई पड़ती है लोहे की वजह से, तो लोहा किस तरीके से राजा की स्थिति को प्रभावित कर रहा है वो इस वीडियो में हम आसानी से समझ सकते हैं। और तमाम चीजें जो हैं उस राजा की स्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, ठीक है। राजा में प्रदर्शन की भाव आ गए हैं, उपाधि लेना शुरू कर रहा है, राजा जो है कर को अनिवार्य कर दे रहा है, सहयोगियों की संख्या बढ़ रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमें परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें हैं जिनके बारे में यहाँ चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में उनको पूछा गया है, तो मैं उसकी भी चर्चा यहाँ पे कर ले रहा हूं। 2 और बिंदु हैं। पहली बार जो है उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द की बात हो रही है। पहली बार उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द की बात भी चर्चा होती है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि तमाम
राजा जो हैं, विभिन्न क्षेत्रों के राजाओं के नामों की एक सूची दी गई है। इसका वर्णन अथर्ववेद में है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको भी देखते हैं। उसको भी हम देखेंगे, एक बॉक्स बना करके हम देख लेते हैं। ये पीटी के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पीटी से क्वेश्चन इसमें आता है। ये सारा का सारा चैप्टर जो है पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हर चीजों को ध्यान से देखेंगे। लेकिन यहां से आता है तो कुछ राजा हैं, उनका लिस्ट है, मैं नाम उनका बता दे रहा हूं। एक है केकय के राजा, दूसरा है काशी के राजा कौन थे उस समय, विदेह के राजा कौन है, और कुरु के राजा कौन है, और पांचाल प्रदेश के राजा कौन है। तो कैकेय के जो थे वो थे अश्वपति। अश्वपति यहाँ के राजा हैं। ऐसी सूचना हमें उपनिषदों से मिलती है, और उपनिषदों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी होती है। काशी के राजा जो हैं वो अजात शत्रु माने गए हैं, ठीक है, ये हमें उपनिषदों से मालूम चलता है। विदेह के राजा जो हैं वो हैं जनक हैं, विदेह के राजा जो हैं वो जनक हैं। कुरु के राजा जो हैं, कुरु प्रदेश के राजा जो हैं वो हैं उद्वालिक आरुणी। इनकी चर्चा भी पहले भी हो चुकी है। उद्वालिक आरुणी वही है जिनका छांदोग्य उपनिषद में उद्वालिक आरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में संवाद होता है। ये वही उद्वालिक आरुणी है। और पांचाल के जो राजा हैं वो हैं प्रवाहल जैमिनी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ राजाओं की एक सूची भी हमें प्राप्त होती है उपनिषदों से। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इन 5 को ध्यान से देख लीजिए, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब क्या है, हम बात करते हैं इसके बाद सामाजिक जीवन की। राजनीतिक जीवन हमने देख लिया है, अब हम सामाजिक जीवन की तरफ चलेंगे। सामाजिक जीवन देखिए, सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता थी। पिता जो है पितृसत्तात्मक है। पिता जो है परिवार का मुखिया होता है, उसका परिवार पर पूर्ण नियंत्रण है। समाज में वर्ण विभाजन की स्थिति दिखती है, वर्ण व्यवस्था दिखती है, वर्ण विभाजन की स्थिति दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ण विभाजन जो है, वर्ण व्यवस्था है, ये थोड़ी सा जटिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जटिलता हमें दिखाई पड़ रही है उत्तर वैदिक काल में। पितृसत्तात्मक समाज अभी भी बना हुआ है, वर्ण वाली स्थिति अभी भी है, ये जाति से संबंधित नहीं है। अभी भी वर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसमें थोड़ी जटिलता दिख रही है। तो परिवर्तन, यहाँ थोड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। और मुख्य परिवर्तन जो दिखाई पड़ता है वो है स्त्रियों की, मुख्य परिवर्तन जो हमें दिखाई पड़ता है वो है स्त्रियों की दशाओं के साथ। स्त्रियों की दशा में हमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिलती है। यहाँ पे स्त्रियों की दशाओं में गिरावट आया है। गिरावट तो आया है, लेकिन ये बहुत खराब नहीं है, बहुत खराब नहीं है कह सकते हैं। गिरावट दिखता है लेकिन बहुत खराब नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि बहुत खराब नहीं है? जब हम आगे सूत्रकाल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, तो उससे तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गिरावट है लेकिन उतना बुरा नहीं है। गिरावट कैसे है? पहली चीज तो ये है, यहाँ पे बाल विवाह का प्रचलन दिखाई पड़ता है, बाल विवाह का प्रचलन है। दूसरा क्या है, नियोग प्रथा जो पहले से थी वो अभी चली आ रही है। लड़कियों का पहले उपनयन संस्कार हुआ करता था, अब वो संस्कार जो है बंद हो गया है। उपनयन संस्कार मतलब वो संस्कार जिससे कि व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। इस संस्कार के बाद ही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनता था।
तो उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षा उनके लिए वो स्वैच्छिक तौर पे स्वैच्छिक शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। मतलब यहां पे गिरावट आती है, ये जो समानता का भाव है वो गिर रहा है। पहले जो समानता का भाव सामाजिक स्तर पे था, अब वो पारिवारिक स्तर पे आ रहा है। ठीक है, उपनयन संस्कार बंद हो रहे हैं लेकिन स्वैच्छिक शिक्षा की प्राप्ति हो रही है। और ये हमें मालूम चलता है गार्गी से। उत्तर वैदिक काल में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद की बात होती है। गार्गी भी विदुषी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, तो पूरी तरीके से ये बंद नहीं है, लेकिन इस संस्कार को तो बंद किया गया है, लेकिन स्वैच्छिक तौर पे व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता था। इसके अलावा अगर हम देखें स्त्रियों की दशा में, तो अर्धांगिनी अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग भी जो है स्त्रियों के लिए हो रहा है। इसकी सूचना हमको शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, मतलब स्त्री जो है वो पुरुष का आधा हिस्सा है, ऐसा बोला गया है। तो यहां पे स्थिति इतनी बुरी भी नहीं है, ऐसी भी बातें की गई हैं। लेकिन अगर गिरावट की स्थिति देख रहे हैं तो अगला बिंदु ये है कि स्त्रियां जो हैं उनकी तुलना जो है, अब उनको कहीं ना कहीं हीन दिखाने के लिए हम दो स्टेटमेंट की चर्चा करेंगे, इससे हमें पता चलेगा। एक है मैत्रेयी संहिता और ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है और मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता में दो स्टेटमेंट है। ये उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इसमें स्टेटमेंट बताया गया कि 3 तरह की बुराइयां मानी गई है। एक है पांसा मतलब जुआ, दूसरा है सुरा, सुरा मतलब शराब, और तीसरा स्त्री। मतलब स्त्री को एक बुराई माना गया। यहाँ पे पासे और सुरा की भांति स्त्री को एक बुराई माना गया है। वो स्त्री की गिरावट की स्थिति को दर्शाता है। मैत्रेय संहिता में इस तरह की बातें यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा अगर हम ऐतरेय ब्राह्मण की बात करते हैं, अगर हम ऐतरेय ब्राह्मण की बात करते हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण में हमें एक नई चीज देखने को मिलती है। वो ये है कि यहाँ पे स्त्रियों को समस्त दुखों का कारण माना गया है। समस्त दुखों का कारण माना गया है। ठीक है, तो यहां से भी उनकी स्थिति गिर रही है, उनको समस्त दुखों का कारण माना जा रहा है। तो इससे भी हमें दिखाई पड़ता है कि स्त्रियों की दशा किस तरह से गिर रही है। और साथ में जो पहले कुछ संस्थाएं थी, जैसे कि सभा समिति और विदत, इन सब में स्त्रियां जो थी वो भाग ले रही हैं। अब यहाँ पे उनको भाग लेने की मनाही की जा रही है। अब वो इन संस्थाओं में, वैसे उत्तर वैदिक काल में ये संस्था समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ यही 2 संस्थाएं हैं और इसमें भी स्त्रियों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है, लेकिन ये बहुत खराब नहीं है। नियोग जैसी प्रथा है यहाँ पे, और यहाँ पे सती प्रथा और सती प्रथा जो है और पर्दा प्रथा, ये हमें नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, बाल विवाह की स्थिति तो आती है, गिरावट तो है, लेकिन बहुत खराब नहीं है, क्योंकि सती प्रथा पर्दा प्रथा नहीं है। नियोग प्रथा है, उपनयन संस्कार बंद हो गया है, लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि अर्धांगिनी भी बोला जा रहा है। ऐतरेय ब्राह्मण में समस्त दुखों का कारण बताया गया है। महिलाओं को मैत्रेयी संहिता में बुराई माना गया है, और सभा समिति में अब वो हिस्सेदारी नहीं कर रही हैं। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से इनकी स्थितियां बदल रही हैं समाज में, सामाजिक स्थिति में। हम इन चीजों की चर्चा कर रहे हैं, और इसके साथ एक प्रमुख घटना यहाँ पे होती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो है कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था
ठीक है। आश्रम व्यवस्था तो 4 तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब कि शिक्षा ग्रहण करना। दूसरा है गृहस्थ, जिसमें कि गृहस्थ जीवन की जो आपकी जरूरतें हैं उसको पूरा करना। फिर क्या है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब है कि वन में जाकर के अपने आप को पहचानना। और अंत में है संन्यास। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल तक केवल 3 आश्रमों की ही चर्चा है, 1, 2 और 3। यहां पे संन्यास की चर्चा नहीं होती है। इसकी चर्चा आगे जब हम सूत्र काल में जाते हैं तो एक उपनिषद है जहां पे इसकी चर्चा होती है। यहां आते आते यहां पे एक नई चीज दिख रही है, आश्रम व्यवस्था। लेकिन वो आश्रम में ऊपर की 3 व्यवस्थाएं दिख रही हैं, चौथी व्यवस्था दिख रही है। अभी हम जब सूत्र काल की बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। अब हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थितियों की बात करेंगे कि आर्थिक स्थिति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति को जानने के लिए हमारा वही पुराना फॉर्मूला है कि कृषि की क्या स्थिति है, पशुपालन, उद्योग या शिल्प, ठीक है, उद्योग या शिल्प और व्यापार, इन स्थितियों के माध्यम से हम आर्थिक स्थिति को आसानी से देख सकते हैं। यहां पे एक महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि लोहे के आविष्कार ने कृषि भूमि का विस्तार किया। अब यहाँ पे कृषि जो है एक महत्वपूर्ण अंतर दिखता है। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, पशुओं को बहुत वरीयता दी जा रही थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल से आते जब लोहे का आविष्कार होता है, कृषि आसान हो जाती है, तो हमें कृषि जो है वो प्रमुख पेशा बन गया। यहाँ पे कृषि जो है वो प्रमुख पेशा बन जाता है। यहाँ कृषि जो है प्रमुख पेशा बन जाता है। और इसके अलावा 6, 12, 8 6, 8, 12 और 16 बैलों के माध्यम से खेतों को जोतने की चर्चा होती है, खेतों को की जुताई की चर्चा होती है। मतलब कृषि का स्वरूप बढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ नए नए शब्द भी आते हैं, इसमें है जुताई है, मड़ाई है, जुताई है, मड़ाई है, कटाई है। इनके लिए भी यहाँ पे नए नए शब्द आते हैं। कौन कौन शब्द आते हैं? जुताई के लिए कर्षण शब्द का प्रयोग हो रहा है, जुताई के लिए कर्षण शब्द का प्रयोग हो रहा है, कटाई के लिए वपन शब्द का प्रयोग हो रहा है, और मड़ाई के लिए मृडन शब्द का प्रयोग हो रहा है, मृडन शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कृषि जो है, अब कृषि में इन लोग चीजों को गहराई से समझना शुरू कर दिए हैं। यहां पे हमको एक और चीज दिखाई पड़ रही है, वो ये दिख रहा है कि कृषि में भी फसलों के जो है, फसलों को भी 2 तरह से देखा जा रहा है। एक होता है कि खेती से प्राप्त फसल, खेती से प्राप्त फसल, और दूसरा है कि बिना खेती से जो स्वयं उग जा रहे हैं उन फसलों की भी चर्चा की जा रही है। तो फसलों के प्रकारों की भी बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे फसलों का वर्गीकरण किया रहा है, फसलों को विशेषीकृत किया जा रहा है, और यहाँ पे सिंचाई की भी बात हो रही है। सिंचाई के लिए जो है तालाब और नहरों की चर्चा हो रही है। और नहरों की चर्चा जो है सबसे पहले, नहर की चर्चा सबसे पहले अथर्ववेद में नहरों द्वारा सिंचाई उत्तर वैदिक काल में हो रही है। इसकी चर्चा अथर्ववेद में हमको देखने को मिलती है। इसकी चर्चा हमें अथर्ववेद में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका कृषि हो गया।
अब दूसरी चीज है पशुपालन। पशुपालन की स्थिति यहां पे पहले जैसी ही है। पशु जो हैं वो यातायात के लिए भी उपयोग किए जा रहे हैं, पशु जो हैं भोजन के तौर पे भी उपयोग किए जा रहे हैं, पशुओं से जो है खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जा रहे हैं। गाय महत्वपूर्ण पशु है यहाँ पे भी, लेकिन कृषि पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब इसके अलावा कुछ नई चीजें हमें जो देखने को मिलती हैं कि उद्योग और शिल्प की हम चर्चा करेंगे। उद्योग और शिल्प में जो पहले इनको कांसे का ज्ञान था, सोने का ज्ञान था, कांसे के लिए अय शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वैदिक टाइम में, सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अब जो यहाँ क्रांति होती है कि वहां पे चांदी का ज्ञान नहीं है और लोहे का ज्ञान नहीं है, ये ऋग्वैदिक काल में नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे ये दोनों चीजें दिखाई पड़ती हैं जो महत्वपूर्ण है कि हमें इस समय तक आते आते इन दोनों का ज्ञान हो गया है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लोहे के लिए दो शब्द प्रयोग यहां पे होते हैं, कृष्ण अयस या श्याम अयस, और चांदी के लिए रुक्म शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और लोहे का जो सबसे पहला प्रमाण ऐसा माना जाता है प्रीलिम्स में, वो माना जाता है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में लोहे का सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है, प्राचीनतम प्रमाण मिला है। लेकिन आधुनिक समय में नवीन शोधों ने ये बताया है कि अतरंजी खेड़ा से पहले भी लोगों को लोहे का ज्ञान था। लेकिन फिलहाल हम इसी मत को लेकर के चलेंगे प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड पे, लेकिन जब हम मेंस के स्टैंडर्ड पे आएंगे तब हम आधुनिक शोधों और नवीन शोधों की भी चर्चा करेंगे। यहाँ हमें बस इतना पता है कि लोहे का जो प्राचीनतम प्रमाण है अतरंजी खेड़ा, ये प्रीलिम्स में आता है, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रख लीजिए। बाकी नवीन स्थितियों की चर्चा मेंस में हम करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धातुओं के ज्ञान में वृद्धि हो रही है, धातुओं के ज्ञान में वृद्धि हो रही है। धातुओं के ज्ञान की वृद्धि के अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कुछ नई नई चीजें भी हमें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, एक तो ये कि कृषि में अनाज ज्यादा हो रहे हैं, तो अनाजों को मापने की इकाई के तौर पे द्रोण शब्द की चर्चा होती है। ठीक है, उद्योग और शिल्पों की संख्या जो है पहले की अपेक्षा बढ़ रही है। यहाँ पे उद्योग शिल्प में स्वर्णकार आ रहे हैं, रथकार आ रहे हैं, लुहार आ रहा है, लोहे की चर्चा है तो लुहार भी आ रहा है, कुंभकार हैं, और चर्मकार हैं, रज्जुकार हैं। तो हम देख रहे हैं कि शिल्प और उद्योगों में हमें जो पहले सीमित थे अब उनकी संख्या बढ़ रही है। शिल्प और उद्योग में यहाँ बढ़ोतरी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम व्यापार की बात करते हैं, अगला जो हमारा बिंदु है वो है व्यापार। अगर हम व्यापार की बात कर रहे हैं तो हमने बताया था कि उत्तर वैदिक या ऋग वैदिक के टाइम में समुद्र का ज्ञान नहीं है। यद्यपि समुद्र शब्द की चर्चा हुई है, लेकिन वो किसी जल राशि का रूप है, वो समुद्र का नॉलेज उनको नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि इन्हें समुद्र का ज्ञान हो जाता है। अब इनको समुद्र का नॉलेज हो जा रहा है। इसकी वजह से क्या है कि समुद्र में पश्चिम
और पूरब की तरफ व्यापार करने की चर्चा हमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो व्यापार की स्थिति बढ़ रही है, लेकिन विदेशों से व्यापार की क्या स्थिति है इसको लेकर के बहुत स्पष्ट यहाँ पे प्रमाण नहीं मिले हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि व्यापार हुआ करते थे आसपास के क्षेत्रों से, लेकिन सुदूर क्षेत्रों से, अन्य बड़ी सभ्यताओं से इनका व्यापार शायद नहीं होता होगा। यहाँ पे एक प्रमुख बात यह भी है कि सिक्के तो नहीं मिले हैं, अभी तक सिक्के जो है प्रचलित नहीं है, सिक्के प्रचलित नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोटोटाइप जो हो सकता है, उसका जो प्रोटोटाइप है, आद्य रूप जो है, मतलब उसका एक पुराना रूप, पूर्व रूप जो है, वो हमें दिखाई पड़ता है निष्क के रूप में, शतमान के रूप में और कृषण के रूप में। ये हमें 3 माप की इकाइयां दिखाई पड़ती हैं। ये माप की इकाइयां हैं, एग्जाम में किसी भी रूप में आ सकता है कि माप की कौन कौन सी इकाई थी। तो निष्क जो है वो माप की इकाई है, जबकि हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग, ऋग्वैदिक में इसका प्रयोग आभूषण, गले के आभूषण के तौर पे हो रहा है। आभूषण कहाँ का? गले के, गले के आभूषण के तौर पे ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग हो रहा है। उत्तर वैदिक आते आते ये माप की इकाई बन जाती है और हम इसको सिक्के का पूर्व रूप, आद्य रूप मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे सिक्के प्रचलित नहीं है, हम यही मानेंगे। अगर पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में सिक्के प्रचलित थे तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल प्रचलित नहीं थे, यद्यपि माप की इकाइयां थी यहाँ पे। तो इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि यहाँ पे पहली बार जो है नगर की चर्चा हो रही है। नगर की चर्चा पहली बार हो रही है, और ये हो रही है नगर की चर्चा आपका तैत्तिरीय आरण्यक में नगर शब्द की चर्चा हुई है। और यद्यपि उत्तर वैदिक काल के समय में नगर तो नहीं है, लेकिन नगरों के प्रोटोटाइप जो हैं आप मान सकते हैं वो 2 हैं। एक है हस्तिनापुर और दूसरा है कौशाम्बी। ठीक है, इन दोनों को हम नगरों का आद्य रूप मान सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से जो नगर वाली संकल्पना है, पहली बार इसकी चर्चा हो जा रही है तैत्तिरीय आरण्यक में, उपनिषद उत्तर वैदिक काल में। और हस्तिनापुर और कौशाम्बी की जो संरचना है, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको देख करके हमें नगर जैसी चीज का आभास तो हो रहा है, लेकिन अभी इसको हम पूरी तरीके से नगर नहीं कहेंगे। आगे आने वाले अध्याय में, महाजनपद काल में, हम नगरों की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब नगर जैसी चीजें जो यहाँ पे पनप रही हैं, वो महाजनपद में काल में जा करके नगर की वो संकल्पनाएं साकारित हो जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। अब हम चलेंगे धार्मिक स्थिति की तरफ। धार्मिक स्थिति की तरफ हम चलेंगे। धार्मिक स्थिति में अगर हम देखते हैं तो बड़ा परिवर्तन आता है। बड़ा परिवर्तन क्या आता है? पहला है कि देवता जो है, देवताओं की स्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। मतलब अब देवता जो है, पहले प्रमुख देवता इंद्र हुआ करते थे, इस समय प्रमुख देवता जो है वो प्रजापति को जो है प्रमुख देवता माना गया है। प्रजापति आज इस समय जो है प्रमुख देवता बन जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ नए देवताओं के भी जिक्र होता है, जिसमें कि रुद्र को अब देवता के तौर पर माना जा रहा है। विष्णु नामक एक नए देवता की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो देवताओं का स्थितियां बदल रही हैं। वरुण देवता जो है अब केवल
समुद्र के देवता रह गए हैं, ये केवल समुद्र के ही देवता रह गए हैं। जबकि पहले ऋग्वैदिक काल में इनको समुद्र के देवता भी माना गया है, नैतिकता के भी देवता माना गया है, व्यवस्था के भी देवता माना गया है। एक शब्द आता है ऋत। ऋत का क्या मतलब होता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ऋत का मतलब होता है एक तरह की व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था। मतलब ब्रह्मांड में हर एक चीज अपनी जगह पे कैसे स्थिर है, ठीक है। हर चीज का अपना एक स्थान है, हर चीज का अपना एक कर्तव्य है, और इन सब के बीच में एक समायोजन दिखाई पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था को बनाए रखने का काम पहले माना गया था कि ऋत की व्यवस्था को बनाए रखने का काम वरुण का है, और वरुण को समुद्र के, नैतिकता के, व्यवस्था के जो देवता माना गया। यहाँ पे इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। और अब ये केवल समुद्र के देवता आते, तो इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। पूषण जो है ये अब शूद्रों के देवता हो जाते हैं, शूद्रों के देवता बन जाते हैं। जो कि पहले इनकी स्थिति ये थी कि ये औषधि के देवता थे, अब ये सिर्फ शूद्रों के देवता बन जाते हैं। तो देवताओं की स्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। दूसरा बिंदु ये होगा कि देवताओं की स्थिति में परिवर्तन के अलावा क्या है कि आराधना करने की जो रीतियां हैं, आराधना करने की जो रीति है, उसमें भी पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ता है। पहले स्तुतियां होती थी, मतलब मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, स्तुतियां हो रही हैं। यद्यपि अभी भी स्तुतियां हो रही हैं, लेकिन उसके साथ में हमें यज्ञ जो है प्रभावशाली दिखता है। मतलब हर स्तुति में यज्ञ जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो गया है, और ये कहीं न कहीं अनिवार्य कर दिया जा रहा है। यज्ञ में पशु बलि को अनिवार्य बना दिया गया है, जिसका कारण क्या है कि पशुओं का जो है बड़ी हानि हो रही है। इस टाइम जो है पशुओं की बड़ी हानि हो रही है। इस स्थिति में यज्ञ में कर्मकांडों को प्रधानता दी जा रही है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो दिखाई पड़ता है कि अब ये न केवल लौकिक देवता में यकीन कर रहे हैं, बल्कि इनकी आस्था अलौकिक सत्ताओं की तौर पे हो जाती है। अलौकिक मतलब वो होता है जो दिखाई न दे, अलौकिक सत्ता में। और इसका हमें ज्ञान होता कहाँ से है, इसकी हमें जानकारी मिलती है कि सतपथ ब्राह्मण से। सतपथ ब्राह्मण में इसकी जानकारी हमें मिलती है, जहाँ पे पुनर्जन्म की बात की गई है। पुनर्जन्म का मतलब ये होता है कि अगले जन्म, मतलब कोई ऐसी अलौकिक सत्ता है जो कि आपको फिर से जीवित करेगी, आपका पुनर्जन्म होगा। तो कोई अलौकिक सत्ता है, इसकी हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है सतपथ ब्राह्मण में। अब ये पुनर्जन्म में विश्वास की बात करते हैं, अर्थात अलौकिक सत्ता में। लौकिक सत्ता में तो इनका पहले ऋग्वैदिक काल में था, लेकिन अब अलौकिक सत्ता के प्रति भी ये विश्वास की बात करते हैं। और लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं माना गया है। मूर्ति पूजा अभी भी प्रचलित नहीं है, ठीक है। ये मूर्ति पूजा भी प्रचलित नहीं है, ये गुप्तों के टाइम में होगी। अब इसके अलावा एक छोटी सी चीज है जिसको कि आज हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये है आपका सूत्रकाल, बहुत छोटा सा है सूत्रकाल। इसका टाइम पीरियड जो है वो है आपका 600 BC से 300 BC है, ठीक है। और इससे थोड़ा सा पहले, सूत्रकाल से पहले एक और काल आता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण काल। ब्राह्मण काल कहते हैं, उसका टाइम पीरियड जो है वो है 800 से 600 BC। ये एग्जाम में एक बार पूछा था, इसलिए हमने कहा इसको बता दे रहे हैं। लेकिन सूत्रकाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी को धर्मशास्त्र काल भी कहा जाता है। धर्मशास्त्र काल भी इसी को काल भी कहा गया है। इसमें कुछ प्रमुख चीजें दिखाई पड़ती हैं। इसमें हम देखते हैं कि स्त्रियों की दशा जो है, स्त्रियों की दशाओं में पर्याप्त गिरावट आ गई है। स्त्रियों की दशा बहुत खराब हो गई, यहाँ पे बहुत खराब हो जाती है। यहाँ पे जाति व्यवस्था जो है आ जाती है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि उत्तर वैदिक काल में कैसी व्यवस्था है, तो वहां पे भी बड़ी व्यवस्था है।
लेकिन जाति व्यवस्था कब आया? तो आप बोलेंगे सूत्र काल या धर्मशास्त्र काल में जाति व्यवस्था आ जा रही है, आ गई है। और वो भी जाति व्यवस्था नहीं आई, बल्कि इसके साथ में ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, ये जो 4 वर्ण हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें इन तीनों को द्विज बोला गया, मतलब, और इनका उपनयन संस्कार होता था। द्विज का मतलब होता है फिर से जन्म लेना। शूद्र को अलग कर दिया गया, मतलब अस्पृश्यता की बात भी इसी काल में आती है। अछूत जैसे शब्द जो है ये भी सूत्र काल की ही देन है। तो देखिए किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है सूत्र काल में, किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। अंतर्वर्णीय विवाह पहले हुआ करते थे, अच्छा नहीं माना जाता था लेकिन हुआ करते थे। अब यहाँ पे इस पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है, इस विवाह को पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है सूत्र काल में। तो सूत्र काल में हमें किस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा है, इन सब स्थितियों को हम आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे 2 अन्य महत्वपूर्ण काम हुए हैं। पहला ये है कि यहाँ आते आते सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। सूत्र काल आते हुए सिक्कों का प्रचलन की बात करेंगे तो ये सूत्र काल में आ जाते हैं। पहले सिक्के जो है इनको बोला गया है आहत सिक्के। ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो है, 5वीं सदी बीसी में आहत सिक्के, जो कि चांदी के सिक्के हुआ करते थे, ये भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने गए हैं। चांदी के सिक्के थे आहत सिक्के। इसमें कोई डिजाइन नहीं था, इसमें एक तरह का ठप्पा लगाया जाता था, इसीलिए इसको बोलते थे पंचमार्क। एक तरह का इसमें कोई मार्क जो है वो पंच किया जाता था, तो इसलिए पंचमार्क सिक्के भी इसको बोले गए हैं। ये भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का है जो कि सूत्र काल में आता है। तो यहाँ पे सिक्कों का प्रचलन भी दिखाई पड़ता है। तो ये पाठ पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि समाज में कितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। 600 के बाद 600 से 300 के बीच में क्या क्या समाज के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन हो रहा है, और ये सारे पक्ष हमें आगे के इतिहास को जानने में सहयोग करेंगे। यहाँ पे विवाह के 8 प्रकारों की चर्चा है, 16 संस्कार की चर्चा है। 16 संस्कार की भी चर्चा यही मिलती है। कौन कौन से संस्कार होते हैं? माना गया है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक उसको विभिन्न संस्कारों में बांटा गया है। कुछ संस्कारों के नाम मैं जल्दी में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि गर्भाधान, ठीक है, अन्नप्राशन, जब बच्चा 6 माह का होता है उसको पहली बार खाना खिलाया जाता है। उपनयन संस्कार, विवाह को भी संस्कार माना गया है, और साथ में अंत्येष्टि को भी संस्कार माना गया। इस तरह से 16 संस्कारों में बांटा गया है। विवाह के 8 प्रकार यहाँ से पीटी में क्वेश्चन सम टाइम आते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम देखा गया कि इसी समय रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना होती है। महाभारत को जय संहिता भी बोला जाता है। इस टाइम में ये महत्वपूर्ण काम हुए हैं। इसके अलावा इसी समय में पुराणों की भी चर्चा होती है। ये वही समय है जबकि पुराणों की भी चर्चा होती है। पुराण जो है इतिहास को जानने के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों जिसे हमें इतिहास की जानकारी होती है, उसमें ये प्रमुख है। इनकी संख्या 18 है। सबसे जो पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण, सबसे पुराना है, ठीक है। इसी में मौर्यों की जानकारी हमें मिलती है। पुराणों के कुछ विषय हुआ करते थे, 5 विषय माने गए हैं। यहाँ से प्रश्न आता है तो इसको संक्षिप्त में हम लोग समझ लेते हैं। शग का मतलब होता है कि सृष्टि का आदि रूप, आदि सृष्टि, जब सृष्टि हुई है। प्रतिशर्ग का मतलब होता है कि प्रलय के बाद फिर से सृष्टि हुई। प्रलय के बाद जब फिर से सृष्टि हुई उसकी चर्चा है कि किस तरीके से प्रलय हुआ उसके बाद सृष्टि हुआ।
वंश के अंतर्गत यहाँ पे देवताओं और ऋषियों के वंशों की चर्चा है। देवताओं और ऋषियों के वंशों की चर्चा की जा रही है। मनवंतर के अंतर्गत जो है यहाँ पे महायुगों की चर्चा की गई है। महायुगों की चर्चा की गई है, कौन कौन से महायुग होते थे, और इसमें जीवनियों की चर्चा की गई है। राजवंशों, राजाओं की जीवनियों, उनकी राजवंशों की घटनाओं को। तो पुराण के ये 5 विषय हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं पीटी में, इंपॉर्टेंट है ये। अब मैंने बताया था कि विवाह के 8 प्रकार हैं, उन्हीं को प्रकारों को पढ़ा करके इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। 8 प्रकार कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं आसानी से, बहुत आसान है। बस यहां से आते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका है नहीं। विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं। कभी कभी और अंदर से पूछ सकता है कि ब्रह्म विवाह किसे कहते थे, ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई, मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसका जो है ध्यान रहे। मोटा मोटा सा मैं बता दूंगा। तो ब्रह्म विवाह मतलब ये है कि जो आज के टाइम में होता है, लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को पसंद किए, उनके परिवार ने एक दूसरे को पसंद किया और सहमति से विवाह कर दिए। ये उस समय भी सबसे प्रचलित था, आज भी सबसे प्रचलित है। दैव विवाह में क्या कर रहे हैं? दैव विवाह में एक यज्ञ का दैव, इसमें यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और जो व्यक्ति अच्छा यज्ञ कर रहा है उसके साथ लड़की का विवाह कर दिया गया है। आर्ष विवाह जो था ये वचनबद्धता पे है। आर्ष विवाह जो है, सॉरी, ये एक जोड़ी बैल लेकर के लड़की का विवाह किया गया है। प्रजापत्य विवाह जो है वचनबद्धता पे है। मतलब जैसे आप पिक्चरों में देखते होंगे कि होता है कि पिक्चरों में दिखाता है कि हीरोइन का पिता जो है हीरो से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी लड़की को जो है अपनी स्त्री बना करके उसका ख्याल रखोगे। तो वचनबद्धता पे रही जो विवाह है वो प्रजापत्य विवाह है, ठीक है। गंधर्व विवाह जो था वो प्रेम के बाद जो संबंध बन रहे हैं, ऐसा माना गया है कि जब प्रेम के वशीभूत हो करके स्त्री और पुरुष आपस में जो संबंध बना रहे हैं उसको इस विवाह के अंतर्गत रखा गया है कि अगर वो संबंध बनाते हैं तो उनको एक दूसरे का पति पत्नी माना जाएगा। ये गंधर्व विवाह है, ये क्षत्रियों में काफी प्रचलित है। असुर विवाह की स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि खरीद कर, मतलब लड़की को खरीद लिया। और राक्षस विवाह मतलब ये होता है कि लड़की का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। और पिशाच सबसे गंदा माना गया जिसमें कि जबरदस्ती या बलात्कार के माध्यम से लड़की को वो किया गया। तो ये 4 जो है वो अच्छे नहीं माने गए हैं, इन चारों को श्रेष्ठ माना गया है। इसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विवाह को माना गया है। सामान्य आम सहमति पर ये है विवाह के प्रकार। यहाँ से पीटी में क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा ये चैप्टर जो है आज समाप्त हो जाता है। और अब हम इसके बाद जो है अपना महाजनपद काल की चर्चा करेंगे। इससे पहले कल की जो अगली जो क्लास होगी
वो मेंस को लेके चलेगी, जिसमें कि हम वैदिक मेंस की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।